डेयर टू थिंक बियॉन्ड आईएम्स। निर्माता के रूप में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेता शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे सितारे जिसके ब्रांड का प्रमोशन करने को तैयार हो जाए, भारत के लगभग हर जाने माने अखबार के फ्रंट पेज पर नियमित एंट्री। इतने जीवंत और प्रभावशाली प्रोफाइल के साथ आप इस व्यक्ति को लगभग भारत के उद्यमशीलता क्षेत्र में नेक्स्ट बिग थिंग के रूप में सोच सकते थे। परंतु, और मैंने कहा परंतु, केवल एक वस्तु ने अरिंदम चौधरी को एक मनमौजी मैनेजमेंट गुरु से एक सर्टिफाइड फ्रॉड में परिवर्तित कर दिया, उसका अपना घमंड। जहां उसे यह अनुभूति हुई कि कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। आज अरिंदम चौधरी की हस्ती लगभग नगण्य है और उसका संस्थान केवल औपचारिकता के लिए अस्तित्व में है। जिस मीडिया ने एक बार उसे अपने सर आंखों पर बिठाया, उसने भी अब उससे मुंह मोड़ लिया। सरकार का इनसे कोई नाता नहीं और अब ये बस उपहास का पात्र बनकर रह गए हैं। लेकिन एक आदमी जिसकी जेब में कभी मीडिया, सरकार और साथ साथ नैरेटिव तक थी, अचानक विनाश की राह पे ऐसे कैसे अग्रसर हुआ? आज हम अरिंदम चौधरी के इसी उत्थान और पतन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे शिक्षा को सोने के पिंजड़े में कैद करने का इनका यह प्रयास बुरी तरह फेल हुआ था। उन्नीस सौ 73 में मलेंद्र किशोर चौधरी नामक एक व्यवसायी ने शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करना चुना। प्रसिद्ध आईएम्स के लिए एक विकल्प प्रदान करने की दृष्टि से उन्होंने भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बनाने की नींव रखी। 2004 तक अरिंदम चौधरी का प्रभाव शिक्षा से परे फैलने लगा। उन्हें भारत सरकार के अधीन योजना आयोग की सलाहकार समिति के लिए सामाजिक और कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के संगठन प्लान मैन कंसल्टिंग और ग्रेट इंडिया ड्रीम फाउंडेशन की स्थापना की। अरिंदम के उद्यमशीलता प्रयास विविध क्षेत्रों तक फैले हुए थे, जिनमें I-1 सुपर सीरीज मोटर स्पोर्ट्स लीग में दिल्ली फ्रेंचाइजी का स्वामित्व भी सम्मिलित था। वैसे मैं तमिल फिल्म का बहुत प्रबल फैन नहीं हूं, परंतु वाती नामक फिल्म के एक विशेष संवाद ने मेरा ध्यान खींचा था। धनुष ने ऑन स्क्रीन प्रतिभा के एक विलक्षण क्षण में यह घोषणा की थी, शिक्षा मंदिर में प्रसाद की तरह है, इसे हर किसी को दिया जाना चाहिए, इसे 5 सितारा होटल में पकवान के रूप में नहीं बेचा जाना चाहिए। यह वास्तव में एक शक्तिशाली संदेश था, परंतु ऐसा संदेश जो अरिंदम चौधरी के कार्यों के ठीक विपरीत प्रतीत होता है। अरिंदम ने शिक्षा को एक विशिष्ट उत्पाद के रूप में विपणन करना प्रारंभ किया और इसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए आरक्षित कर दिया। यहां तक कि जिन लोगों को भी इस शिक्षा तक पहुंच प्राप्त थी, उनके लिए भी उज्जवल भविष्य की संभावना लगभग नगण्य थी या मायावी। विशेष रूप से अरिंदम चौधरी का व्यावसायिक उद्यम शिक्षा से परे प्रबंधन, परामर्श, मानव संसाधन और मीडिया तक फैला हुआ था। इनमें से प्रत्येक डोमेन को अलग अलग कंपनियों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता था, जिससे सामूहिक रूप से पर्याप्त राजस्व अर्जित होता और 2010 से 11 के आंकड़ों के अनुसार इसका अनुमान 533 करोड़ के आसपास था, जो निश्चित रूप से उस समय कोई छोटी राशि नहीं थी। उस दौरान में अखबारों में भी कई विज्ञापन दिखते थे। इनकी टैगलाइन थी, डेयर टू थिंक बियॉन्ड आईआईटीज एंड आईएम्स। इन विज्ञापनों में आईआईपीएम कैंपस के ऐसी तस्वीरें होती कि लगता भैया 5 स्टार होटल है, जहां क्लब, स्विमिंग पूल, स्नूकर टेबल और वादे तो ऐसे कि 100% की प्लेसमेंट होगी, हर स्टूडेंट को लैपटॉप और यूरोप ट्रिप, विदेशी यूनिवर्सिटी से टाई अप तो हाई है। अब ये वो दौर नहीं था कि आप इंटरनेट पर जाकर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर ले। दुनिया बीटेक और एमबीए के पीछे भाग रही थी और हर कोई आईआईटी या आईएम में जाने योग्य नहीं हो सकता था। ऐसे में छोटे कस्बे के लड़के लड़कियों ने पाया कि वे आईएम से आगे भी कुछ चुन सकते हैं। आईआईपीएम के विज्ञापनों में शाहरुख की तस्वीर होती थी और शाहरुख यानी सक्सेस। कारवा के एक आर्टिकल के अनुसार आईआईपीएम में दाखिले करवाने का प्रति छात्र के हिसाब से कमीशन भी तय किया जाता था। 1 से 24 स्टूडेंट्स लाने वाले एजेंट को प्रति छात्र 75,000 रुपए, 25 से ऊपर स्टूडेंट्स लाने पर 90,000 प्रति छात्र के हिसाब से कमीशन और 50 से ऊपर स्टूडेंट लाने पर प्रति छात्र 1.25 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे। अरिंदम की शोहरत और विश्वसनीयता का गुब्बारा दिन प्रतिदिन फूलता ही जा रहा था और इसी गुब्बारे की मदद से उड़ने की आस में थे आईआईपीएम के वो हजारों छात्र जिनसे लाखों लेकर करोड़ों कमाने का सपना दिखाया गया था। परंतु गुब्बारा चाहे कितना भी फैल जाए, उसको फोड़ने के लिए एक छोटी सुई काफी होती है। परंतु एक व्यक्ति ने ठान लिया कि अरिंदम का झूठ तो बाहर लाना है और इसके हाथों पीड़ित विद्यार्थियों को न्याय भी दिलाना है। आउटलुक के पूर्व पत्रकार एवं करियर्स 360 के संस्थापक महेश्वर पेरी के स्वयं के साक्षात्कार अनुसार
आमतौर पर अदालत की उपस्थिति और कानूनी लागतों से बचने के लिए उत्तरदाता उनके खिलाफ मामला दायर होने के बाद समझौता करने का प्रयास करते, परंतु यहां पर अलग था, क्योंकि हमने किसी भी मामले पर सहमत होने के बजाय इन मामलों को आगे बढ़ाने का फैसला किया और समझौता करने पर या मामला को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने पर ये ठंडे बस्ते में पड़े रह जाते। हमने उनके मामलों को उल्टा करने का फैसला किया और अदालत से IAPM के खिलाफ हमारे आरोपों की पुष्टि भी कराई। संक्षेप में महेश्वर पेरी ने शिक्षा के व्यवसायीकरण के माध्यम से युवा छात्रों और छात्राओं के शोषण को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ अरिंदम चौधरी के विरुद्ध एक निरंतर लड़ाई शुरू की। परंतु यह राह इतनी भी सरल नहीं थी। जब वामपंथियों ने इस दिशा में सोचा भी नहीं होगा, तब से अरिंदम चौधरी अपने पक्ष में कंटेंट में हेरफेर करने के लिए पेड संपादकों का उपयोग करता था। IAPM ने कथित तौर पर सेल्फ प्रमोशन के नाम पर अपने लेखों और अंग्रेजी विकिपीडिया पर अपने आलोचकों के लेखों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए पेड संपादकों को नियुक्त किया था। एक विकिपीडिया यूजर जिसका नाम वाईफाई 1 था ने इन गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभाई और संस्थान की किसी भी आलोचनात्मक सामग्री को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से निपटा दिया और इसी के कारण इसे 2015 में विकिपीडिया से ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। परंतु अंत में अरिंदम के कर्मों का भी हिसाब हुआ और 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने IAPM को एक बड़ा झटका दिया। अपने निर्णय में अदालत ने बताया कि प्रबंधन पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु AICTE से मंजूरी लेना अनिवार्य थी, जो IAPM के पास तो बिल्कुल नहीं थी। अदालत ने छात्रों को गुमराह करने के लिए IAPM की आलोचना की और उसे अपने कार्यक्रमों का वर्णन करने के लिए MBA, BBA, प्रबंधन पाठ्यक्रम और B स्कूल जैसे शब्दों का उपयोग करने से रोक दिया। अरिंदम को बाद में कर चोरी के आरोप में 2020 में गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ा। अब अपनी रिहाई तो सुनिश्चित करने में कामयाब रहा, लेकिन इसके बाद उसका जीवन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला अरिंदम आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है और शायद यही उसका सबसे उचित दंड भी है।